So student, next question have simple pendulum executing the simple harmonic motion with the time period t. If length of the pendulum is increased by उसको a metal plate तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सिंपल पेंडुलम जो है इट कंसिस्ट ऑफ inextensible string having a metal bob at one end while other end of the string जिसके साथ वो आपने metal bob को अटैच किया था, other end of the string is fixed at the frictionless support यहाँ पर। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये जो है यानी इसका मतलब सिंपल पेंडुलम जस्ट आपके पास मेटल बॉब है जो एक वेटलेस स्ट्रिंग के एक एंड पे आपके पास सस्पेंडेड है, जबकि उस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है। शुरू में जब आपके पास ये वर्टिकल पोजीशन में होगा आपके पास ये मेटल बॉब और ये आपके पास स्ट्रिंग, तो स्टूडेंट उस वक्त आपके पास ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी। दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपके पास यहाँ पर ऑपोजिट होंगी, इक्वल होंगी। तो ये इसकी इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे हम कहते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन हमने मार्क कर ली है। अब स्टूडेंट उसके बाद अगर सपोज़ आप क्या करें, इस मेटल बॉब को डिस्प्लेस करें थ्रू सम एंगल, आप क्या करें इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके एक सर्टन पोजीशन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज एक्सट्रीम पोजीशन, आप इसको यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आएँ। और इस वक्त किया क्या है आपने, इसको थ्रू एंगल, सम एंगल आपने इसको डिस्प्लेस किया है। पहले ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में था, अब आपने क्या किया है कि ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना रही है। अब ये स्ट्रिंग जो है अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ कुछ एंगल जो बना रही है वो हमने थीटा लिखा है। अब स्टूडेंट होगा ये कि जब आप इसको यहाँ पर जाके, इसको अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं, लेकिन जब आपके पास ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है मेटल बॉब, तो इस वक्त आप देखें एक तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो किधर एक्ट कर रही है, अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग। और दूसरा इसका जो वेट है स्टूडेंट वो किधर एक्ट कर रहा होगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो यहाँ पर जो वेट है वो हम बना रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। और स्टूडेंट अगर सपोज़ इस वेट यानी W का मैं कंपोनेंट बनाना चाहूँ, तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक रेफरेंस लाइन देखनी पड़ती है। सपोज़ मैं इस टेंशन लाइन को ही एज अ रेफरेंस लाइन ट्रीट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन बन गई है जिसके साथ मैंने कंपोनेंट बनाने हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, आप क्या करें, पहले क्या करेंगे, एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग दिस आपके पास फिक्स लाइन, यानी ये वाला कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक अलोंग दिस फिक्स लाइन और एक क्या करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस फिक्स लाइन। तो ये देखिएगा दो कंपोनेंट हम लोगों ने शो कर देने हैं, एक आपके पास जो है वो अलोंग जिसको आप क्या बोलते हैं W एक्स कंपोनेंट यानी वेट का एक्स कंपोनेंट, और एक आपके पास क्या होगा WY, या आप इसको चाहें तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम कंप्लीट की जा सकती है लाइक दिस, आप इसके पैरेलल यहाँ पर बनाएंगे, इसके पैरेलल हम लोग जो है वो ये शो कर रहे हैं पैरेलल टू दिस वन, तो ये आपके पास है पैरेलल आ गया इसके, और जो इसके पैरेलल है ये सामने शो करें। तो पैरेललोग्राम मेथड से भी आप ये कर सकते हैं दिस वन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो WX है ये आपके पास क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग आपके पास ये देख रहे हैं और ऑपोजिट टू टेंशन, और जो WY है ये आपके पास क्या है, ये असल में रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट दो बातें बड़ी क्लियर हो गई कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे मेटल बॉब को देख रहे हैं उस पर दो फोर्सेस थी, एक थी टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग जो अपवर्ड थी, दूसरा उसका वेट था W। हमने क्या किया, इस W के दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक अलोंग द स्ट्रिंग जो कि WX है और एक परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग जो कि WY है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन बनी है वो ये है कि जब हमने वेट को रिजॉल्व किया है इनटू टू कंपोनेंट, तो उसमें जो आपके पास टेंशन है ये इक्वल और ऑपोजिट आएगी टू द WX। टेंशन जो है वो X कंपोनेंट के साथ कैंसिल होनी है। तो स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ पर टेंशन आप लिख सकते हैं, टेंशन आएगी W का X कंपोनेंट यानी W cos थीटा, तो cos थीटा मतलब ये W cos थीटा, तो मतलब mg cos थीटा। स्टूडेंट एक तो आप लोगों ने ये सिचुएशन याद रखनी है।
यानी हमने यहाँ से लिखा है टेंशन और ये डब्ल्यू एक्स इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसका फार्मूला हमारे पास बन गया है। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जी टेंशन आपके पास मैक्सिमम कब होगी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है टेंशन इन द स्ट्रिंग मैक्सिमम कब होगी। वो मैक्सिमम कब होगी जब आपके पास cos 0 पुट करेंगे, और cos 0 कब, जब ये एंगल 0 कब होगा, जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे होगी। तो टेंशन मैक्सिमम होगी कब, व्हेन मेटल बॉब इज़ एट मीन पोजीशन, यानी थीटा आपके पास क्या होगा, वो 0 डिग्री। और स्टूडेंट अगर मैं कहूँ कि टेंशन जो है वो मिनिमम कहाँ पर होगी, तो आपके सामने है जितना आपके पास ये एंगल बढ़ता जाएगा, आपको पता है cos 0 पे मैक्सिमम होता है, एंगल बढ़ने से cos की वैल्यू कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मतलब है जब आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो टेंशन आपके पास क्या होगी, मिनिमम। यानी इसकी दो ऑब्जेक्टिव आपके पास बन गई कि टेंशन का फार्मूला जो है वो क्या है सिंपल पेंडुलम के केस में, और टेंशन मैक्सिमम किस पोजीशन पे है और टेंशन मिनिमम किस पोजीशन पे है। स्टूडेंट अभी हमने ये एक बार डिस्कस की, अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इसको टुवर्ड्स द मीन लेके जा रही है, वो है आपके पास ये डब्ल्यू वाई, यानी वेट का वाई कंपोनेंट। तो स्टूडेंट जो टुवर्ड्स मीन फोर्स लेके जाती है उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब आपको रीस्टोरिंग फोर्स मिल गई यहाँ से, रीस्टोरिंग फोर्स इज़ एक्चुअली डब्ल्यू वाई। वेक्टोरियल भी लिखेंगे, पहले हम वैसे लिख लेते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स विल बी डब्ल्यू साइन थीटा, यानी एम जी साइन थीटा। और स्टूडेंट आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और हम लोग जो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के पहले लेक्चर में सीख चुके कि हमारे इस चैप्टर में रेफरेंस वेक्टर जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, जो किधर होता है, अवे फ्रॉम द मीन। तो जो चीज़ टुवर्ड्स द मीन आएगी यानी ऑपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन इज असाइंड। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस एम जी साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स लिखी गई है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और स्टूडेंट एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है जो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में नहीं थी। मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो रीस्टोरिंग फोर्स थी वो F इज इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग यानी मटेरियल के पास जो है वो अपनी उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी रीस्टोरिंग फोर्स, वहाँ पर जो हुक्स लॉ से लिखते थे। लेकिन यहाँ पर वेट का एक कंपोनेंट है जो रीस्टोरिंग फोर्स बना है। तो वेट इसका मतलब ये है कि जिस प्लैनेट के ऊपर आप ऑसिलेशन डील कर रहे होंगे उस प्लैनेट की ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, इस पे बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि जब आप प्लैनेट चेंज करेंगे वैल्यू ऑफ द जी चेंज होगी। और अगर वैल्यू ऑफ द जी चेंज यानी वेट चेंज, और वेट चेंज तो वेट का ही तो एक कंपोनेंट रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, चेंज। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि सिंपल पेंडुलम में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट होगी। यानी आपको पता है अगर मैं कहूँ कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे अर्थ सरफेस से, तो जैसे जैसे आप स्टूडेंट हाइट पे जाते जाएंगे, यानी आपके पास कराची जो सी लेवल है वहाँ जी की वैल्यू आप रेफरेंस मान रहे हैं 9.8। तो जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे लाहौर, फिर मरी, आप ऐसे चलते जाएं K2, आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बात करेंगे हाइट की तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, वेट कम हो जाएगा। अगर वेट कम तो वेट का ही एक कॉम्पोनेंट रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी डिफरेंट पोजिशन के ऊपर डिफरेंट लिखी जाएगी। ये दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं तीसरी बात। आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, इसी फोर्स ने हमारे पास क्या करना होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू एम ए, और वहीं से आप इसको डील करेंगे। आप इसको लिखेंगे एम ए इज़ इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट केस है जिसमें थीटा हम स्मॉल रखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, थीटा जो है इज़ वेरी स्मॉल। और अगर स्टूडेंट थीटा को स्मॉल रखें यानी हम हार्मोनिक मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो आपके पास थीटा को यहाँ पर आपने स्मॉल रखना है। और उसके बाद जब आप थीटा स्मॉल रखेंगे तो साइन थीटा जो है वो इक्वल टू किसके आ जाता है, थीटा के। यानी आप साइन 1 डिग्री फाइंड कर लें या वैसे 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, आंसर विल बी सेम। तो इसका मतलब ये है कि आप इस केस में यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्सेलरेशन जो है ये मैस से कैंसिल, तो माइनस जी और यहाँ पर थीटा यानी स्मॉल के लिए। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखें, अगर मैं इसको यूँ कंप्लीट कर लूँ, सपोज़
हम लोग इसको यूँ लिख रहे हैं, आपने सर्कल कंप्लीट करना है सेंटर इसको मानते हुए, मैंने इसको भी जस्ट स्केच किया है समझाने के लिए। तो स्टूडेंट देखें, जो आपके पास आर्क लेंथ s इज इक्वल टू आर थीटा है, तो ये जो आपके पास है ये आर्क लेंथ बन जाएगी, जिसको आप x बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं, और जो आपके पास रेडियस है वो क्या बनेगा, दिस वन इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम भी है। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा से थीटा इज इक्वल टू s बाय आर, यानी इसका मतलब है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो आर्क लेंथ यहाँ पर क्या है, x, और रेडियस यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि लेंथ है। तो स्टूडेंट ये आपके पास फार्मूला बन गया है फॉर द एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके सामने, 3 चीज़ें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमने डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट आप लोग एक और चीज़ देखें जो हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें, हम लोगों ने इससे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहा था कि जो एक्सेलरेशन है फॉर द ऑसिलेटर वो आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x है। तो स्टूडेंट आप अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपके पास इस कंपैरिजन से देखें a आ गया, ये x है, तो माइनस जी बाई एल जो है वो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, जस्ट कंपैरिजन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो स्टूडेंट जब कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास जी बाई एल, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, जी ओवर एल स्क्वायर रूट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल है, तो ओमेगा आपके पास आ गया। ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई है इस सिंपल पेंडुलम की। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2 पाई एफ, तो यहाँ से आप लिख लें 2 पाई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी बाई एल, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट जी बाई एल। तो दिस वन इज़ द रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है, याद रखने वाली है। और स्टूडेंट टाइम पीरियड क्या होता है, f इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो t अगर लिखेंगे तो वो इन्वर्स ऑफ द f है, यानी इसी को इन्वर्स कर लें तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो स्टूडेंट ये वो सारे रिलेशन हमने लिख दिए हैं जो हमने याद रखने हैं, ये इक्वेशंस, क्योंकि समझाते वक्त तो हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको ये सारी चीज़ें ज़ुबानी याद होनी चाहिए हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंशन फॉर द सिंपल पेंडुलम, इक्वेशन फॉर द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर द सिंपल पेंडुलम, इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंड देन आपके पास है टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने ये रिलेशंस याद रखने हैं। अब इस रिलेशन में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं चाहे फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, डिपेंडेंस 2 चीज़ों पे है, एक तो जी के ऊपर और दूसरा लेंथ। और स्टूडेंट यहाँ पर लेंथ भी याद रखनी है, ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है। मैं फिर से बोलूँ कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, और लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होती है, फिक्स्ड एंड से लेके जो सस्पेंडेड मैस है उसके सेंटर ऑफ मैस तक का डिस्टेंस। ये जो सस्पेंडेड मैस है इसके सेंटर ऑफ मैस से डिस्टेंस आपने लेना है टू द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी कि ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम जिसको हम सेंटर ऑफ मैस से मेजर करते हैं, इसका मतलब क्या है। और स्टूडेंट एक और चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है कि टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन जी, यानी टाइम पीरियड जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज मैं कहता हूँ कि आप एक सिंपल पेंडुलम जो अर्थ पे ऑसिलेट कर रहा था विद द टाइम पीरियड टी, उसको शिफ्ट कर दिया है आपने ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो वहाँ जाके जी की वैल्यू क्योंकि कम हो जाएगी, जी की वैल्यू जैसे ही कम होगी तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। कितना इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जी आ जाएगा जी बाई 6, तो अगर यहाँ जी बाई 6 करेंगे वो 6 ऊपर यहाँ लिखा जाएगा, तो फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 6 एल बाई जी। और अंडर रूट 6 अगर आप बाहर लिख लें तो स्टूडेंट आप लोग याद रख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो आप लोगों के पास टाइम पीरियड है ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मून सरफेस, ये कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये आपके पास इसमें जी की वैल्यू आप जी बाई 6 लगाएं, 6 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा अंडर रूट 6 टी, यानी टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर अंडर रूट 6। ये स्टूडेंट आप लोगों के पास मैंने जस्ट एमसीक्यू के लिए लिखा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास जो आपने बेसिक सा पढ़ा
उसमें से हम लोग अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल पेंडुलम में से क्वेश्चन है, इफ़ अ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड टू द सेंटर ऑफ अर्थ देन रिस्टोरिंग फोर्स फॉर इट विल बी। तो स्टूडेंट देखें, सिंपल पेंडुलम को जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे शिफ्ट कर देंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू ऑफ द जी है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके जो वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। और आपको बताया था वेट का ही एक कंपोनेंट है जिसने रिस्टोरिंग फोर्स बनना था। जब आप सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं जहां पर जी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और अगर वहां जी की वैल्यू ज़ीरो है तो वेट ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि उसका जो कंपोनेंट है वो भी नहीं होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके पास जो यहाँ लिखी जाती थी वो थी रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। जब आप सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, जी ज़ीरो कर दिया तो जी ज़ीरो होने की वजह से ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ज़ीरो। इसका मतलब है ये ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स नेसेसरी है आपके पास फॉर द ऑसिलेशन। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो। और वैसे आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टूडेंट जो हमारे पास जी के लिए, क्योंकि डिफरेंट तरह की चीज़ें, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें जो जी की वैल्यू है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे ज़ीरो होती है, और जैसे ही आप सेंटर से सरफेस तक आते हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और ये सरफेस के ऊपर आके यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है ये 9.8 होती है। तो स्टूडेंट ये आपके पास जी की वैल्यू के लिए हम लोगों ने लिखा है। ये आपके पास असल में है जब आप सरफेस से, ये अब आप पहुँच गए हैं सरफेस के ऊपर, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो वैल्यू ऑफ द जी है ये मैक्सिमम होती है। और जैसे ही आप सरफेस से फिर हाइट की तरफ चलेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और वहाँ पर आपके पास ये ग्राफ जो है वो यू बनेगा। तो स्टूडेंट ये असल में आपके पास है जी प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन यू आर डीलिंग विद द डेप्थ, यानी सरफेस से आप कहाँ जा रहे हैं, एट द सेंटर। और जब आप हाइट की तरफ जाएंगे, यानी ये जो ग्राफ का हिस्सा है ये तब है जब आप डेप्थ को डील कर रहे हैं, और ये तब है जब आप हाइट को डील कर रहे हैं। इस केस में जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये आपकी तब बात है व्हेन यू आर डीलिंग विद हाइट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन के लिए आपको बाकी चीज़ें भी बता दी हैं ताकि याद रहे कि कहाँ पर क्या होना है। यानी इसका मतलब एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके पास पेंडुलम के लिए मैक्सिमम कब होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर या सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या सर्टन हाइट पे जाके अर्थ सरफेस से। तो आप देख रहे हैं कि जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट बहरहाल जो इस वक्त क्वेश्चन था वो सेंटर ऑफ अर्थ पे था, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू ज़ीरो, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास है सी, राइट ऑप्शन है, ज़ीरो इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जिससे आपको सिखाना है कि t इज़ इक्वल टू 2π√L/g जो फार्मूला है उसमें लिखा हुआ जो लेंथ L है वो आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आपने माननी है। ये क्वेश्चन क्योंकि पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तो ज़रा तवज्जो से समझेंगे। इफ़ सिंपल पेंडुलम हैविंग मेटल बॉब फिल्ड विद मर्करी ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड t। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज़ मेरे पास ये सिस्टम है, आपके पास यहाँ पर एक आप यू सिस्टम बना लें। ये मेरे पास एक मेटल बॉब है फिल्ड विद द मर्करी, आप इसको मर्करी से फिल किए हुए हैं, ये फिल्ड विद द मर्करी है। और स्टूडेंट इस वक्त जब ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो ज़ाहिर है जो सेंटर ऑफ द मास है वो ये पॉइंट आएगा, और दिस वन विल बी द लेंथ ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद आपने करना क्या है स्टूडेंट, कहते हैं कि इसके जो बॉटम में एक होल है और उस होल के थ्रू मर्करी जो है वो ड्रेन आउट होना शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट हम लोग यूँ करते हैं कि इसको दोबारा बना देते हैं, लेकिन अब सिस्टम कुछ चेंज करना है। और वो चेंज क्या है कि आप लोग यूँ दिखाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये वही मेटल बॉब, और यहाँ से कुछ ड्रेनिंग के बाद जो मर्करी का लेवल है जो पहले कंप्लीट फील्ड था, अब मर्करी सपोज मेरे पास रह गया है लाइक दिस वन। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द मैस नहीं हो सकता, उससे ऊपर तो एम्प्टी बॉब है, तो नीचे जो है फील्ड है, तो मैस का ये सेंटर नहीं है। इसका मतलब मैस का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया होगा, नीचे थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको उसका मैस और ऊपर बहुत सारा हिस्सा मिला के जो मैस बनेगा वो इक्वल हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ द मैस जो है वो आपका कहीं
यहाँ नीचे शिफ्ट हो चुका होगा, तो लेंथ आपके पास इंक्रीज कर गई। और जब ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, तो स्टूडेंट देखें जब ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा यानी मर्करी ड्रेन आउट हो जाएगी, तो दोबारा से आपके पास जो सेंटर ऑफ द मैस है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ फिर वही हो जाएगी जो पहले वाली थी। तो स्टूडेंट सिचुएशन समझें, इसका मतलब अगर आप उस वाली बात को समझ रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 पाई √L/g। तो स्टूडेंट क्या हुआ, ये लेंथ हमने कहाँ से मेजर करनी थी, सेंटर ऑफ मैस से। तो पहले लेंथ ये थी, फिर लेंथ इंक्रीज हुई, अगर लेंथ इंक्रीज तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज, और दोबारा से लेंथ डिक्रीज हो गई है टू इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब पहले लेंथ इंक्रीज हुई है, टाइम पीरियड इंक्रीज, और फिर लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो स्टूडेंट यहाँ मैस पे तो डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मैस पे डिपेंड नहीं करता कि मर्करी के ड्रेन होने से शायद इस मेटल बोब का मैस जो है वो कम हुआ है तो टाइम पीरियड में फर्क आएगा। मैस से इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेकिन सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन पे ज़रूर डिपेंड करता है। अगर सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन नीचे शिफ्ट हो जाए तो मतलब लेंथ इंक्रीज कर जाएगी पेंडुलम की, और लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। या अगर आपके पास जैसे दोबारा लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपके पास आंसर अब इसका बना है कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, डिक्रीज होकर वही इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी बात को आप यूँ भी डील कर सकते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो सिटिंग पोजीशन में है इन द स्विंग और बाद में वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, आप यूँ समझे ये फिक्स है। तो सिटिंग पोजीशन में जो सेंटर ऑफ मैस है वो आपके पास यहाँ पर, और स्टैंडिंग पोजीशन में जो सेंटर ऑफ मैस है वो निस्बतन फिक्स एंड के करीब चला जाएगा। तो स्टैंडिंग पोजीशन में आपके पास लेंथ कम तो टाइम पीरियड भी कम होगा। तो आप इसका जो दूसरा MCQ है वो भी साथ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपके लिए बोला है। तो ये स्टूडेंट बहरहाल इसका जो है आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो स्टैंडिंग पोजीशन में आपके पास लेंथ कम तो टाइम पीरियड भी कम होगा। तो आप इसका जो दूसरा MCQ है वो भी साथ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपके लिए बोला है। तो ये स्टूडेंट बहरहाल इसका जो है आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड t इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। तो स्टूडेंट ये आपने जो है इस फार्मूले से याद रखना है। पहले भी आप लोगों ने जब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम लिंक पढ़ा होगा वहाँ भी ये फार्मूला देखा, लेकिन एक छोटे से फ़र्क के साथ अब आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि टाइम पीरियड में कितने % इंक्रीज़ आएगा बाय इंक्रीजिंग द लेंथ आपके पास। तो स्टूडेंट इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि आप लोगों के पास % इंक्रीज़ जो है इन द टाइम पीरियड ये किसके इक्वल आएगा, इज़ इक्वल टू 1 प्लस % इंक्रीज इन द लेंथ, और ऊपर स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट -1 और होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका शॉर्टकट याद रखना है। जस्ट आपने क्या पुट करना है यहाँ पर कि कितने % इंक्रीज इन द लेंथ है। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में लेंथ में कितना इंक्रीज है 21%, तो यहाँ 21% यानी 21/100 पुट कर दें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा 1 + 21%, 21/100, ऊपर स्क्वायर रूट और बाहर ये -1 × 100। तो ये स्टूडेंट आप डील कर सकते हैं इजीली। देखिए ये आएगा 100 + 21 तो 121/100, और 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11 और 100 का 10, तो 11/10 -1। इसका मतलब ये बन गया है आपके पास 11/10 -1 और होल के बाहर आपके पास 100। तो स्टूडेंट अब आप डील कर सकते हैं, ये आएगा 1/10 × 100, तो मतलब ये आपके पास 10%। तो स्टूडेंट आपने करना ये है कि इस फार्मूले से रिलेटेड खुद करने हैं। सपोज मैं कहता हूँ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 300%, तो आप लोगों ने यहाँ मुझे बताना है कि % इंक्रीज इन द
टाइम पीरियड कितना आएगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, जिसमें जस्ट आपको परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ यहाँ पुट करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने कांस्टेंट है, आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट इसका आंसर जो बना है वो आपके पास है 10% इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी देख लें, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू द K2। तो स्टूडेंट देखें, कराची सी लेवल है, वहाँ जी की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे, जैसे माउंटेन्स पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे K2 के, तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कम। तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब क्या है, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑसिलेशन। मोर टाइम रिक्वायर्ड मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑसिलेशन पहले से स्लो हो गई है। तो यही उसने पूछा था कि जो जब आप कराची से ऑसिलेटिंग एक पेंडुलम को K2 पे जाके डील करेंगे सेम पेंडुलम को, तो वहाँ पर जाके जो उसकी मोशन है इट विल बिकम स्लो, यानी टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर था अल्फा।